हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम जोन एकेडमी। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य से जो प्रश्न पूछे जाते हैं, अभी तक पूछे गए हैं और पूछे जाने की जो संभावनाएं हैं। ठीक है। और इससे बाहर कोई भी प्रश्न आपके मौर्य साम्राज्य से जो हम पढ़ा रहे हैं एंशियंट हो, इसके बाद में मेडुअल पढ़ाएंगे, उससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। आप किसी भी एग्जाम को दे लीजिए। ठीक है। एसएससी हो, यूपीएसआई हो, यूपी ट्रिपल एससी हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, किसी भी एग्जाम के लिए। ठीक है। तो हम लोग पढ़ रहे थे मौर्य साम्राज्य के बारे में। तो मैंने कहा था मौर्य साम्राज्य जो था, मौर्य साम्राज्य जो था, ये आपका 323 ईसा पूर्व से लेकर के 323 ईसा पूर्व से लेकर के 184 ईसा पूर्व तक क्या किया था? मौर्य साम्राज्य ने शासन किया था दिल्ली की गद्दी पर, भारत में शासन किया था। सबसे पहला जो इसका शासक था उसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने भारत में सर्वप्रथम क्या किया था? एक साम्राज्य स्थापित किया था। साम्राज्य जो स्थापित किया था वो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। उसका पुत्र था बिंदुसार। कौन था? बिंदुसार था, जिसे अमित्र घात भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अमित्र घात भी कहा जाता था। अमित्र घात कहा जाता था, जबकि चंद्रगुप्त को सैंड्रोकोटस कहा जाता था। सैंड्रोकोटस जो है ये चंद्रगुप्त को कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सैंड्रोकोटस कहा जाता था। ठीक है। और जबकि सैंड्रोकोटस कहा जाता था, बिंदुसार के बाद में इसका लड़का सुसीम होता। सुसीम की हत्या करके अशोक क्या होता है? अशोक गद्दी पर बैठता है। अशोक जो गद्दी पर बैठता है ये आपके 273 ईसा पूर्व में बैठता है। बिंदुसार जो होता है ये गद्दी पर बैठता है। बिंदुसार जो होता है 298 ईसा पूर्व से लेकर के 272 ईसा पूर्व तक। उसके बाद में अशोक के बाद में उसका उत्तराधिकारी कुणाल गद्दी पर बैठता है। कुणाल बैठता है। और अंतिम जो होता है बृहद्रथ, जो होता है मौर्य वंश का अंतिम शासक जो होता है बृहद्रथ। बृहद्रथ की हत्या करके बृहद्रथ की हत्या करके बृहद्रथ की हत्या करके भारत में क्या होता है? बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना होती है। किसकी? शुंग वंश की स्थापना की जाती है। किसकी? शुंग वंश की स्थापना होती है। शुंग वंश की जो स्थापना की थी वो पुष्यमित्र संघ ने की थी। किसने? पुष्यमित्र संघ शुंग ने की थी। किसने? पुष्यमित्र सिंह शुंग ने की थी। पुष्यमित्र शुंग ने की थी। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य का जो गुरु और जो इसका प्रधानमंत्री था वो आपके चाणक्य थे। कौन थे? चाणक्य थे, जिन्हें विष्णुगुप्त भी कहा जाता था। उन्हें कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता था। आज का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? जो सांची का जो स्तूप है उसे अशोक ने बनवाया था। किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था सांची के स्तूप को। किसने बनवाया था? सांची के स्तूप को अशोक ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1837 में जेम्स प्रिंसिप ने पढ़ा था। कब पढ़ा था? 1837 में जेम्स प्रिंसिप ने पढ़ा था। जेम्स प्रिंसिप ने पढ़ा था। जेम्स प्रिंसिप ने पढ़ा था। ऑप्शन नंबर डी क्या है? इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न पूछा गया है, कलिंग की युद्ध विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में मिलता है? अशोक का जो होता है 13वां शिलालेख होता है। कौन सा? 13वां शिलालेख में जानकारी मिलती है 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध हुआ था। कौन सा? कलिंग का युद्ध हुआ था। जबकि प्रथम अभिलेख में क्या होता है? प्रथम अभिलेख में इसमें क्या होता है? समाज का निषेध बताया जाता है। क्या है? उत्सवों का निषेध है, पशुबल निषेध है। इन सब बारे में जानकारी मिलती है। और इसमें प्रथम अभिलेख में कहता है, अशोक कहता है कि प्रथम अभिलेख में कहता है सभी मनुष्य मेरी संतान की तरह है।
जबकि द्वितीय अभिलेख जो होता है इसका दूसरा अभिलेख, उसमें कहता है इसमें पशु चिकित्सा एवं मानव चिकित्सा एवं लोक कल्याणकारी कार्य की बात करता है। जबकि इसका 12वां जो अभिलेख होता है, 12वां अभिलेख में धार्मिक सहिष्णुता की नीति का उल्लेख करता है। किसका? धार्मिक सहिष्णुता की नीति का उल्लेख करता है। ठीक है, धार्मिक सहिष्णुता की नीति का उल्लेख करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? अब मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। किसके आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। उसके बाद में अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? चंद्रगुप्त मौर्य को ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय पे यूनानी राजदूत मेगास्थनीज आया था, जबकि अशोक के समय पे ठीक है, जबकि आपके बिंदुसार की बात करोगे, अशोक के बाद में बिंदुसार के समय पे जो आया था उसका नाम था डायमेकस। कौन था? डायमेकस था। डायमेकस जो था वो बिंदुसार के समय पे आया था। बिंदुसार के समय पे आया था। बिंदुसार के समय पे आया था। जबकि आप अशोक की बात करोगे, अशोक के समय पे जो आया था, अशोक के समय पे जो आया था अगला प्रश्न देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 305 ईसा पूर्व में पराजित किया था। कब किया था? 305 ईसा पूर्व में पराजित किया था। सेल्यूकस जो निकेटर था इसको पराजित किया था। और ये सेल्यूकस सिकंदर महान का जो था उसका क्या था? उसका क्या था? उसका राजदूत था। क्या था? उसका जो था सेल्यूकस निकेटर जो था उसका सेनापति था। सेल्यूकस निकेटर जो था ये आपका उसका सेनापति था। ठीक है, सिकंदर महान का सेनापति था। सिकंदर महान का सेनापति था। ठीक है, सेनापति था। सेल्यूकस निकेटर जो था इसको पराजित करने के बाद इसने क्या किया था? इसने चंद्रगुप्त मौर्य से 500 हाथी लिए थे और उसने अपनी पुत्री जो थी हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में कर देता है और उसे हेरात, कंधार और उस समय काबुल जैसे क्षेत्रों को भी ये क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य को देकर चला जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य को देकर चला जाता है। कब हुआ था? 305 ईसा पूर्व में। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहता था? जनता के संपर्क में कौन रहता था? वो अशोक रहता था। कौन? अशोक रहता था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? अपने राज्य की सीमा बढ़ाई, भारत विजय के लिए निकल पड़ा, भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया। ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका? राइट आंसर है। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में लिखे गए हैं? तो अशोक के जो है अधिकांश जो अभिलेख हैं वो प्राकृत और ब्राह्मी लिपि में है। किसमें? प्राकृत और ब्राह्मी लिपि में है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषण मतलब निम्न कुल का शब्द का प्रयोग किया गया है? ये आपके विशाख दत्त की जो पुस्तक मुद्रा राक्षस है उसमें किया गया। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया है, मौर्य नरेश के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? उन्होंने विकास किया था संस्कृत, पाल, कला व साहित्य,
सोने के सिक्के, प्रांतीय विभाजन, हिंदुकुश साम्राज्य। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? तो ऑप्शन इसका कौन सा है? 1, 3, 4 जो है ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर है, क्योंकि इन्होंने संस्कृत कला व साहित्य, प्रांतीय विभाजन और हिंदुकुश पर्वत तक विस्तार। अगला प्रश्न है, इसको नहीं करना है, यूपीएससी का। अगला प्रश्न है, अशोक को जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में बताते हैं उनमें शामिल है पहला 10वां, पहला 11वां, दूसरा 13वां या डी वाला दूसरा 14वां। तो कौन से हैं जो बताते हैं? दूसरा जो 13वां है ये बताते हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। उसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मिलता है? उल्लेख मिलता है किसमें मिलता है? तो मास्की जी का जो अभिलेख है उसमें अशोक के बारे में उल्लेख मिलता है, व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, अगला जो प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? स्तंभों के बारे में गलत है। इन पर बढ़िया पालिश होती थी, सही है। ये अखंड हैं, सही है। स्तंभों का सेप्ट सुंडाकार होते थे, बिल्कुल सही। ये स्थापत्य संरचना के भाग हैं, ये गलत है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न पूछा गया, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने किया था? जम्मू कश्मीर की जो राजधानी श्रीनगर है उसकी स्थापना जो है अशोक ने किया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, सूचियों को मिलान करना है, प्रांत दिए हुए हैं, इनकी राजधानियां उधर दी हुई हैं। तो आप जानते हैं उत्तरापथ जी थी, उसकी राजधानी तक्षशिला थी, दक्षिणापथ की सुवर्णगिरी थी और अवंती राष्ट्र की उज्जैनी थी और प्राची पूर्वी प्रदेश की पाटलिपुत्र थी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? बिल्कुल सेम है। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है वो अर्थशास्त्र में हुआ। किसमें? अर्थशास्त्र में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी? नागार्जुन से, निग्रोध से, उपगुप्त से। तो इन्होंने दीक्षा जो ली थी वो उपगुप्त से ली थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, किसने पाटलिपुत्र को पोलिब्रोथा कहा है? मेगास्थनीज, स्ट्रोबो, प्लूटार्क, एरियन। तो किसने कहा था? ये कहा था मेगास्थनीज ने कहा था। किसने? मेगास्थनीज ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता था? एग्रोनोमाई किसे कहा जाता था? भवन निर्माण अधिकारी को, सड़क निर्माण अधिकारी को, कृषि विभाग अधिकारी को या मापतौल अधिकारी को? तो सड़क निर्माण जो अधिकारी था उसे आप एग्रोनोमाई कहा जाता था। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? गूढ़ पुरुष, गुप्तचर, संस्था एवं संचार या खोजी। तो उन्हें क्या कहा जाता था? उन्हें गूढ़ पुरुष कहा जाता था। क्या कहा जाता है? गूढ़ पुरुष। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है, किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की? महाबली, वीर सिंघे, तिस, राणा सिंघे। तो कौन सा शासक था? वो तिस जो था वो अशोक के क्या हुआ? अशोक के आदर्शों के अनुरूप अपने आप को ढालने का कोशिश की थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपनाने का उल्लेख किया है? किसमें किया है? तो आप जानते हैं परशिष्ट पर्वन जो है उसमें चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपनाने का उल्लेख किया है। किस महीने में मौर्यों का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता है? फाल्गुन, आषाढ़, ज्येष्ठ या पौष माघ में? तो आप जानते हैं आषाढ़ जो जुलाई का महीना होता है उसमें मौर्य का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता है। निम्नलिखित में से किन दक्षिण भारतीय जातियों का उल्लेख अशोक के शिलालेख में मिलता है? चोल, पल्लव, पांड्य, सत्यपुत्र, केरल पुत्र, विष्णुकुंड। केरल पुत्र। तो किसके बारे में जानकारी मिलती है? तो आप जानते हैं चोलों के बारे में जानकारी मिलती है, चोलों के बारे में जानकारी मिलती है, पांड्य के बारे में जानकारी मिलती है, पांड्य के बारे में जानकारी मिलती है, सत्यपुत्र के बारे में जानकारी मिलती है, सत्यपुत्र के बारे में जानकारी मिलती है और केरल पुत्र के बारे में जानकारी मिलती है।
तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन से हैं? सबसे महत्वपूर्ण स्रोत अशोक के जानने के लिए अशोक के शिलालेख हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में प्रवर्तित हुई थी? कौन सी लिपि थी? तो आप जानते हैं ब्राह्मी लिपि थी। कौन सी? ब्राह्मी लिपि। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया है, निम्नलिखित में से किस देश में यह पाया गया? अफगानिस्तान, चीन, बर्मा, नेपाल। तो ये कहाँ पाया गया? अफगानिस्तान में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अत्यंत पालिश किए गए एकाश्म अशोक स्तंभ जिस पांडुरंजित बालुकाश्म के एकल टुकड़े में तक्षित किए गए साधारणतः कहाँ की खदानों से निकाले गए? मिर्जापुर के समीप चुनार से, लौरिया लौरिया नंदनगढ़ से, वाराणसी के समीप से, भुवनेश्वर के समीप उदयगिर से। ये कहाँ से निकाले गए? ये मिर्जापुर के समीप चुनार से निकाले गए। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते हैं, यह किसकी उक्ति है? ये किसकी उक्ति है? ये मेगास्थनीज की उक्ति है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटियोकस से अंजीर, शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था? किसने किया था? तो ये किया था आपके बिंदुसार ने। किसने किया था? बिंदुसार ने किया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? महावंश, दिव्यावदान, 13वां बृहद शिलालेख, 7वां स्तंभलेख। तो आप जानते हैं 13वां शिलालेख है, उससे कलिंग के बारे में जानकारी मिलती। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? तो अशोक उस समय जो क्या था? अशोक उज्जैन का गवर्नर था। कहाँ का था? उज्जैन का गवर्नर था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की कि सारी प्रजा मेरी संतान है? अभी बताया था प्रथम शिलालेख में। किसमें? प्रथम शिलालेख में की थी। ठीक है, किसमें की थी? प्रथम शिलालेख में की थी। अगला है, कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति शोषण अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करती है? वो कौन सी है? तो आप जानते हैं कलिंग का जो पृथक शिलालेख है उसके बारे में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। किस शिलालेख में अशोक की यह घोषणा है कि अंकित है कि किसी भी समय चाहे मैं खाता रहूं या रानी के साथ विश्राम करता रहूं या मैं अपने अंतशाला में रहूं, मैं जहां भी रहूं मेरे महामात्य मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं। सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं। ये किस शिलालेख में कहा गया? ये छठे शिलालेख में कहा गया। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन अवरोही क्रम में मौर्य प्रशासन अधिकारियों को नाम बताता है? तो कौन सा सबसे पहले होता है? प्रादेशिक। प्रादेशिक के बाद में रज्जुक होता था। रज्जुक के बाद में युक्तक होता था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बिष्टि क्या होती थी? बिष्टि जो होती थी वो क्या होती थी? तो बिष्टि एक बेगारी होती थी। क्या होती थी? बेगारी। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य होता था? सीता से क्या तात्पर्य होता था? सीता राजकीय भूमि से प्राप्त जो आय होती थी उसे सीता कहते थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना क्या है? स्तंभ, स्तूप, गुफा निर्माण या चैत्य? तो आप जानते स्तंभ। कौन सा? स्तंभ है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कहां से प्राप्त अभिलेखों से मौर्य काल में अकाल सूखा जैसे देवी प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है? महास्तंभ बांग्लादेश, सोहगौरा उत्तर प्रदेश, सोहगौरा मास्की, महास्तंभ कालसी, भाबरू सारनाथ। तो ये महास्तंभ बांग्लादेश और सोहगौरा उत्तर प्रदेश से। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है? इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म प्रचार हेतु किसे भेजा था? अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला जो प्रश्न पूछा गया, अशोक ने मनसेहरा पाकिस्तान, शहबाजगढ़ी पाकिस्तान से प्राप्त बृहद शिलालेख में किस लिपि का प्रयोग किया था? तो आप जानते हैं इसमें खरोष्ठी लिपि का प्रयोग किया था। किसका? खरोष्ठी लिपि का। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, कहां से प्राप्त द्विभाषीय ग्रीक और अरामाइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं? सर ए कुना कंधार से, मनसेहरा से, कालसी से या कलिंग से? ये सर ए कुना जिसे कंधार से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र में कितने अधिकरणों में विभाजित है? तो इस पे 15 अधिकरण है। कितने? 15 अधिकरण है। ठीक है, 15 अधिकरण है। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र में उल्लेखित सप्तांग में शामिल है राजा, क्षेत्र, प्रशासन एवं कोष। तो आप जानते हैं इसमें कौन सा उल्लेखित सप्तांग में शामिल है? राजा, क्षेत्र, प्रशासन और कोष। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका? राइट आंसर है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? मिस्र का, कोरिंथ का, मेसिडोनिया का, सीरिया का? तो ये कहाँ का शासक था? ये मिस्र का शासक था। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। किसके शासन काल में डायमेकस या डीमेकस भारत आया था? तो ये आपके आया था बिंदुसार के समय पे। किसके? बिंदुसार के समय पे। किसके? बिंदुसार के समय पे आया था। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नामोल्लेख हुआ है? गुर्जरा, ब्रह्मगिरी या सारनाथ में? तो किसमें हुआ है? तो आप जानते हैं किसमें हुआ है? ये आपके हुआ है गुर्जरा में। कहाँ हुआ है? गुर्जरा में हुआ है। गुर्जरा अभिलेख में हुआ है। तो ऑप्शन नंबर क्या है? ए राइट आंसर है। और इसी के साथ में ये आपका मौर्य काल समाप्त होता है। कल हम पढ़ेंगे मौर्योत्तर काल या शुंग वंश। ठीक है, तो आप लोगों को गुड नाइट। ठीक है, और आपको वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने भाई को सपोर्ट करना। ठीक है, जय हिंद।